अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिचोर माइंड्स में आज हम बेसिकली तीन जो मामलात हैं या मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला हमारे पास जो इशू है दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है इंटरनेट जो है ना बड़ा स्लो चल रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट इंडिया, और इंडिया के कुछ शिप्स हैं, दो शिप्स हैं बेसिकली, जो कि यमन में हौसी बागियों ने यानी उनको तबाह कर दिया है। तो इस पूरे मामले के बारे में जानेंगे और यहाँ पे इंटरनेशनल क्या रिएक्शन है उसके बारे में भी देखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द इंडियन इलेक्शन सिस्टम, कि वहाँ पे इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग के पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों इस टाइम पे बड़ा ख़राब चल रहा है। द रीज़न इसके ये है, यहाँ पे कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी कोई चाल नहीं है कि या यहाँ पे कोई पॉलिटिकल यूज़ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है, कब मलेशिया में सिंगापुर के करीब ये लेट मी शो यू ये यहाँ पे बेसिकली जो सबमरीन केबल्स है ना, पाकिस्तान को जो इंटरनेट प्रोवाइड होता है बेसिकली होता है कहाँ से। ईस्ट की बात करें तो फ्रॉम सिंगापुर टू पाकिस्तान एक तो ये केबल है, और फिर सिंगापुर से एक और केबल जा रही है जो कि जा रही है वेस्ट को, और यहाँ से पाकिस्तान को एक केबल यहाँ से भी आ रही है। तो ऐसे पाकिस्तान को इंटरनेट प्रोवाइड होता है। अब ये जो सिंगापुर में जो डाटा सेंटर्स है ना, या इसके करीब तकरीबन 5 जगह पर जो सबमरीन केबल है ना, उस पर कट लग गए हैं। अब ये जो कट्स है ना, इनको ठीक होने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, एंड इसी वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 10% जो ट्रैफिक है ना इंटरनेट की, वो मुतासर है। अब ये जो 10% ट्रैफिक है, इसको ओवरऑल अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो अगर आप देखें तो शाम के वक्त मौसम जो पीक आवर है, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस जो है ना वो बड़ी पाकिस्तान में ख़राब चल रही है। तो इसका पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल यूज़, ये इंटरनेशनल मामला है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास जो सेकंड मामला है वो ये है जी कि बाबुल मंदीब या रेड सी में इंडिया के 2 शिप्स जो है ना, उनको टारगेट किया हौसी बागियों ने। अब पहले हमें देखना पड़ेगा बाबुल मंदीब कहाँ है। ये पाकिस्तान है हमारे पास, और यहाँ से अगर आप आएंगे वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट पर्टिकुलरली, तो आपको गल्फ ऑफ ईडन मिलेगी। अब ये जो गल्फ ऑफ ईडन है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया। अब यहाँ से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो ये है हमारे पास रेड सी, एंड ये है बाबुल मंदीब, जिबूती और यमन के दरमियान। जब सीधा जाएंगे तो यहाँ से आप मिस्र में स्विस कैनाल, ये स्विस कैनाल है, और यहाँ से फिर पूरी दुनिया को आप सप्लाई करते हैं या पूरी दुनिया से रिसीव करते हैं। अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जाए तो करीबन 90% दुनिया की ट्रेड जो है ना, वो इसी रेड सी से होकर गुजरती है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो यमन में हौसी बागी है, ये बेसिकली प्रो फ़लस्तीन है, और फ़लस्तीन की हमायत में ये रेड सी पर जो ब्लॉकेड लगा के रखते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो इनको ऐसा करने नहीं देती, लेकिन जो उनके हाथे जड़ दे फिर उसको फिर छोड़ते तो नहीं है ना। अब यहाँ पे मामला ये हुआ है जी कि जुमे वाले दिन यानी कि परसों क्या हुआ है कि इंडिया का ना 2 शिप्स थे, जिनमें एक एंड्रोमेडा था एंड एक था हमारे पास पनामा शिप। तो ये 2 शिप्स ये गल्फ ऑफ जो ईडन है यहाँ से गुजर रहे थे रेड सी में से। तो यहाँ पे क्या हुआ जी कि यहाँ पे ना हौसी बागियों ने उन पर अटैक कर दिया। अब अटैक क्यों किया? हौसी बागियों का क्लेम ये है कि ये जो जहाज़ है ना, ये है ब्रिटिश ओन्ड, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर जो माल था वो सारा का सारा इंडियन था। ऑयल था, बेसिकली वो इंडिया का ऑयल था, और वो तो सारा बह गया। किसी बंदे की जान नहीं गई, लेकिन जो ऑयल था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो हौसी बागियों का क्लेम था, इसको इंडिया ने नलीफाई किया, और इंडिया का ये कहना है कि ये जो है ना अपना वेसल्स, ये शिप्स, ये बेसिकली रशिया के वेसल्स हैं, जो कि पनामा से साउथ अमेरिका से या पनामा से ऑयल लेके आ रहे थे। आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये जो है ना अपना इंडिया इतनी दूर से ऑयल क्यों खरीद रहा है। ये यहाँ पे पनामा से, ये यहाँ पनामा है, यहाँ कहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये निकारागुआ जो है ना या इसके पास है।
अच्छा, ये जो पनामा है ना, यहाँ से फिर क्या होता है, ये मेडिटेरेनियन में आता है, मेडिटेरेनियन से फिर स्विस क्लाम से ये सारा रूट रहता है। अब यहाँ से जो वेनेजुएला कंट्री है ना, वेनेजुएला से जो इंडिया है वो सस्ते दामों पर तेल खरीदता है। पहले खरीदता था ईरान से सस्ता तेल, लेकिन अब ईरान पर पाबंदियाँ, इंटरनेशनल पाबंदियाँ ज़्यादा हो गई हैं, जिस वजह से इंडिया जो खरीदता है वो तेल खरीदता है वेनेजुएला से। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल के ज़खायर है वो वेनेजुएला में है, उसके बाद सऊदी अरबिया में, फिर ईरान में। तो वेनेजुएला जो है वो ईरान की तरह अमेरिका का दुश्मन है, ठीक है। तो जो एंटी अमेरिका नेशन है वो आपको पता है तेल सस्ते में दे देती हैं। रशिया हो गया, ईरान हो गया, वेनेजुएला होगा, तो वेनेजुएला से इंडिया सस्ता तेल खरीदता है। तो ये जो जहाज़ है ये वेनेजुएला से तेल खरीद कर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए रेड सी से इंडिया जाते हैं। अब यहाँ पे रास्ते में हौसी बागियों ने ये समझा कि या उनका अभी तक क्लेम है कि ये जो जहाज़ थे ये ब्रिटिश ऊंट जहाज़ से जो कि इंडिया का ऑयल लेके जा रहे थे फ्राम वेनेजुएला टू इंडिया। तो अब इस वजह से हौसी बागियों ने जो फ़लस्तीन पर, इसराइल पर और फ़लस्तीन पर यूके का मौक़िफ़ है उसको नेगेट करने के लिए यहाँ पे ये हमला किया है। अब इसके साथ ही क्या हुआ है कि यहाँ पे ना यूएसए ने रिटेलिएशन देते हुए कहा है जी कि फ्राइडे को ना उन्होंने एक शिप अपना यूएसएस डिवाइट डी आइजनहोवर एयरक्राफ्ट उसको रवाना कर दिया कि वो रेड सी पे आए और रेड सी को सेव करे। अब रेड सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रेड सी, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये इस वजह से है कि एक तो मैंने आपको बताया कि दुनिया की 90% ट्रेड तकरीबन यहाँ से ही गुजरती है। उसकी वजह यह है कि ईस्ट एंड वेस्ट में ये कॉरिडोर बनता है तकरीबन, ठीक है, ये यहाँ पे। अब दूसरी जो रीज़न है, द सेकंड रीज़न, इसके अगर किसी ने यहाँ से अमेरिका से कोई चीज़ एशिया में, साउथ एशिया में या यहाँ एशिया में लेके आनी है चीज़, तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो ऑल थ्रू आउट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यहाँ से, और दूसरा ये ऊपर से रशिया और यूरोप को क्रॉस करते हुए। ऊपर का मसला ये है कि ये सारी जो है ये साल में 3 या 4 महीने जो है वो समुंदर जो है वो ओपन रहता है, अदरवाइज़ ये गर्म पानी नहीं है। और ये जो अफ्रीका वाला रास्ता ये बहुत ही लंबा रास्ता है, तो इस वजह से ये इस रास्ते को प्रेफर किया जाता है ये इधर। अब यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे ना चैलेंजेस हैं, जो इंटरनेशनल जो लोग हैं उनमें 2-3 चैलेंजेस हैं। एक तो यमन का के हौसी बागी हैं, दूसरा फिर स्विस कैनाल बड़ी नैरो है, तो ये सारे मामलात है। अब यहाँ पे ना ईरान इज़ प्लेइंग वेरी स्ट्रैटेजिकली। उसकी वजह क्या है? आपको पता है जो ईरान है वो एंटी इसराइल और हौसी भी एंटी इसराइल है। ईरान जो है वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको कंट्रोल किए बैठा। 40% दुनिया की ऑयल ट्रेड होती है यहाँ से है, ठीक है। दूसरा जो हौसी बागी हैं वो ये बाबुल मंदीब को कंट्रोल करके बैठे हैं। 90% दुनिया की ट्रेड होती यहाँ से। दिस इज़ समथिंग, ईरान जो है ना वो जब चाहे दुनिया को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि हौसी बागी जो है वो बेसिकली ईरान की ही प्रॉक्सीज है। तो अब देखते हैं इसका फ्यूचर क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अच्छा, हमारे पास जो थर्ड न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम द इंडियन इलेक्शन सिस्टम। तो वहाँ पे इंडिया में इलेक्शन जो है ना वो बड़े यानी कि दिलचस्प मोड़ में, दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। इलेक्शन से पहले बीजेपी वाला स्ट्रॉन्ग कैंडिडेटर के वो जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन 19 अप्रैल को जो फर्स्ट इनका फेज इलेक्शन का गुजरा, दैट वाज नॉट वेरी गुड फॉर बीजेपी। और बीजेपी ने फिर अपनी थोड़ी सी कोशिश की और फिर 26 अप्रैल को जो दूसरा फेज़ था इलेक्शन का, मैंने आपको बताया हुआ है कि इंडियन इलेक्शन जो है वो 7 फेजेज़ में होते हैं, ठीक है। 2 फेज़ इसके हो गए हैं, बाकी 5 फेज़ रहते हैं। और 4 जून को ना इसका जो रिज़ल्ट आएगा, 1 जून को 7वां फेज़ होगा। अब ये जो यानी कि 26 अप्रैल को इलेक्शन हुए हैं सेकंड फेज़ में, तकरीबन 88 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी इसमें। 88 में बीजेपी को यानी कि बहुत ही बुरी तरह से हार मिली है। हार से मुराद ये कि पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक सेंटिमेंट में होता है। वैसे तो कोई अभी तक आउट नहीं हुआ ऑफिशियल रिजल्ट या अनऑफिशियल रिजल्ट, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो बड़ा इस दफ़ा एंटी बीजेपी नज़र आ रहा है लोगों में। और लोग जो है ना वो बड़े ही यानी कि एंटी बीजेपी हो गया। अब
इसके कई रीज़न्स हैं। एक तो यहाँ पे मुसलमान जो कार्ड था 2014 में और 19 में जो बीजेपी ने खेला था, वो इस दफ़ा नहीं चला। इस दफ़ा बीजेपी को क्वेश्चन किया गया उसकी परफॉर्मेंस पे। और सेम इज़ द केस विद कांग्रेस। कांग्रेस ने इस दफ़ा अपने मुद्दों को लेकर चली है, अपने इश्यूज़ को लेकर चली है, प्रोग्रेस को लेकर चली है, और वो इस दफ़ा कंपैरेटिवली बेहतर सिचुएशन में है। द सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पे जो मुसलमान थे ना, उन्होंने इस दफ़ा इलेक्शन में उस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ही नहीं, जिस वजह से एक ओपन प्लेग्राउंड मिल गया इन दोनों पार्टीज़ को आपस में लड़ने का। जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो यहाँ पे एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस जो है वो बीजेपी को काउंटर कर रही है। अदरवाइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो पिछले 10 साल से कांग्रेस वाज अ नेसेंट चाइल्ड। बीजेपी के सामने ना पोजीशन थी ही नहीं। तो ये दिस वाज समथिंग, यह नहीं कि बीजेपी की इस वक्त एक्सपेक्टेशन थी कि वो 400 अबव सीटें आउट ऑफ 540 वो लेंगे इन द लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा से मुराद है लोअर असेंबली या नेशनल असेंबली के इलेक्शन। अब यहाँ पे मसला क्या है सारा ही, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है ना, वो इस दफ़ा बड़ी ही यंग है। उसमें अगर आप राहुल गांधी देखें, वो अभी न्यू है इन पॉलिटिक्स, ठीक है। उनकी जो मदर है सोनिया गांधी, वो रिटायरमेंट के करीब है। इसके अलावा कांग्रेस के जो साउथ के कुछ हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन है जो कि बड़े यंग है कंपैरेटिव टू बीजेपी। बीजेपी जो है वहाँ पे ओल्ड माइंडसेट चला गया, वहाँ पे क्लासिकल कंजर्वेटिव माइंडसेट चला गया, ट्रेडिशनल माइंडसेट। लेकिन कांग्रेस जो है वो ओपन माइंड के साथ चल रही है इस दफ़ा, जिसमें कन्हैया कुमार आ जाते हैं। इसके अलावा आपके एक वो साउथ से हैं, एक तेलंगाना के सीएम, वो अभी वैसे ही कोई 30-32 साल का वो सीएम बन गया बंदा। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन द इलेक्शन कि इंडिया जो है ना, वो वहाँ पे जो यूथ है वो पार्टिसिपेट कर रही है इन द इलेक्शन, वाइल पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इंडिया से। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन बैन है, पाकिस्तान में यूथ जो है वो इलेक्शन में तो खैर सोच ही नहीं सकती। द ओनली वे टू एंटर इनटू द एलीट क्लास या पॉलिटिकल क्लास इज़ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी वो भी पूरे पाकिस्तान में अभी तक 70 सालों में सिर्फ 4000 के करीब तकरीबन ब्यूरोक्रेट बने हैं। और ये जो 4000 है, इन्होंने भी जो मुल्क का हाल किया है बिकॉज ऑफ द इनएक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द टूथलेस पावर, बिकॉज ऑफ द करप्शन, बिकॉज ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट। तो उन्होंने जो हाल किया वो आप सबके सामने है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान की आर्मी है, उसको भी सोचना पड़ेगा कि हमें अब पॉलिटिक्स से साइड पे हो जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा तो आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी। अदरवाइज़ ये जो है ना वो बैसाखियों पे चलने वाली बात, कि आप अभी तक तो बैसाखियों पे चल रहे थे ना। पहले कोल्ड वार में आपको अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, फिर आपको वार ऑन टेरर में 2002 से उनवर्ड आपको अमेरिका सपोर्ट करता रहा है। अभी ये दोबारा अमेरिका आपकी मदद को आ गया है अफगान तालिबान से हवाले से। लेकिन यहाँ पे मुल्क का क्या बन रहा है, मुल्क जो है वो खड़े लाइन लग रहा है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे मुल्क में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बन रही है, जिस वजह से सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना वो सिटीजन में वो ख़त्म होती जा रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान से लोग नफ़रत करना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान आर्मी को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मेरा ख्याल काफ़ी आज इतना ही, फिर मिलते हैं।